ओके हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। आज हम लोग आयनन विभव का ट्रेंड पढ़ने वाले हैं। आयनन विभव को पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। देखो ये टॉपिक दो नाम से मिलेगा आपको, आयनिक विभव या फिर आयनन विभव। वैसे आयनिक से बेटर वर्ड रहता है आयनन। आयनन विभव, आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको। कुछ जगह टॉपिक आपको आयनन विभव के रूप में दिखाई देगा, कुछ जगह टॉपिक आपको आयनन ऊर्जा के रूप में दिखाई देगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, दोनों एक ही चीज है। चाहे इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल ले या फिर इसको कभी कभी किताब के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इस टॉपिक को बेटा आईपी बोलते हैं या फिर आईई बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो शुरू करें कहानी। बहुत ध्यान से सीखना, आज मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती जाएगी जैसे जैसे इस चैप्टर के कंसेप्ट आप सीखते जाओगे। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अगर कोई विद्यार्थी 12th केमिस्ट्री के अंदर 100 में से 100 लाने का सपना देख रहा है तो उसको इस चैप्टर के ऊपर अच्छी कमांड करने की जरूरत रहेगी। तो चलिए, सभी को स्वागत है क्लास के अंदर। शुरू करते हैं। आज हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपके पास अगर नाभिक है और नाभिक के पास आपको पता है बहुत सारे अलग अलग कोश होते हैं। जैसे ये नाभिक हो गया, ये आपका प्रथम शैल हो गया, ये आपका द्वितीय शैल हो गया। हो सकता है ये जो परमाणु मैंने लिया है इसके अंदर केवल 3 ही शैल है। तो इस तरह से n बराबर 1 हो सकता है, n बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 3 हो सकता है। तो हर एक परमाणु में आपको अलग अलग प्रकार के शैल दिखाई देते हैं, ये बात हमें पता है। जो परमाणु का बाह्यतम कोश होता है, ये बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश। ठीक है, ये जो परमाणु का बाह्यतम कोश होता है, इस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो कोश है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस कोश का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मान लो इस बाह्यतम कोश में इसको बोल रहा हूं, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पक्का होगा। अगर ये खाली है तो फिर ये बाह्यतम कोश नहीं है, फिर बाह्यतम कोश आपका अंदर वाला है। क्या कहना चाह रहे हो सर आप? सुनो, जैसे आप सोडियम को देखो तो सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो 3 में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोश कौन सा है? नंबर 3। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दूं, तो अब Na+ जो बनेगा उसमें होगा 1s2 2s2 2p6, तो उसका बाह्यतम कोश होगा नंबर 2। तो बाह्यतम कोश की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब अगर आपसे एक सवाल पूछूं मैं ऐसे ही कि इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने किस ताकत से अपने पास पकड़ रखा है, या नाभिक का और बाह्यतम कोश के बीच का प्यार जो है उसका क्या नाम है? मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक जो है, इनके बीच में जो प्यार है, इनके बीच में जो आकर्षण है, उसका आप क्या नाम दोगे? तो जो आपका नाभिक है, समझने की कोशिश करना अच्छे से, जो आपका नाभिक है और जो आपके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच के प्यार का नाम हमने रख रखा है जेफ, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंदर के जो कोश हैं उनके ऊपर नाभिक का प्रभाव ज्यादा होता है, और जैसे जैसे बाहर वाले कोश की तरफ आप जाते जाते हैं नाभिक का प्रभाव कम होता जाता है। बाह्यतम कोश के ऊपर जितना भी प्रभाव नाभिक का बचता है उसे हम लोग जेफ का नाम देते हैं। ठीक बात है, सही है। अब मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के आकर्षण से छुड़ा करके ले जाऊं। मतलब मैं ये चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से बाहर निकाल दूं। तो अगर आप किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो बाहर निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ रखा है। अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को छुड़ा करके बाहर लेकर के जाना चाहते हो तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। आपको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे हम लोग आयनन विभव के नाम से जानते हैं।
उसे हम आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो फिर इसके ऊपर आवेश आ जाएगा। जैसे अपन सोडियम की बात करें तो आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 11 है और प्रोटॉन भी इसके अंदर 11 है। अगर आपने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो अब सोडियम की स्थिति कैसी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, प्रोटॉनों की संख्या 11। कौन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। तो ये बन जाएगा Na+। मतलब अब ये धनावेशित हो चुका है, अब ये आयन बन चुका है। तो आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब दूसरी भाषा में बोले तो आयन बनाने में जो ऊर्जा चाहिए, एक ही बात है। और इसलिए हम लोग शब्द क्या यूज करते हैं? आयनन विभव या फिर आयनन पोटेंशियल। कमेंट करके जल्दी से बताएं कि आज समझ में आ गई आपके, अच्छे से क्लियर हो गया ये कंसेप्ट कि अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन को उसके बाह्यतम कोश से निकालना चाहते हैं, अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रभाव से मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें जितनी भी ऊर्जा चाहिए उसे अपन क्या बोलते हैं? आयनन विभव कहते हैं। बस परिभाषा में एक और खास बात है, जरा उसको समझ लीजिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम, यहां एक शब्द और है जिसपे आपको बहुत ज्यादा गौर देना पड़ेगा। आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड सबसे अलग, गैसियस गैसीय परमाणु। आइसोलेटेड को हिंदी में बोलते हैं विलगित गैसीय परमाणु। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपने अगर पूरी परिभाषा लिख दी और पूरी परिभाषा आयनन विभव की लिखते समय आपने विलगित गैसीय परमाणु शब्द का जिक्र नहीं किया तो आपकी परिभाषा में आपको मिलेगा 0, अंडा, शून्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्यों ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, अब इसके ऊपर गौर फरमाते हैं, ध्यान सुनिएगा। आपका परमाणु जो था वो किसी के साथ जोड़े में था, मतलब ए बी के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा मन कर रहा था कि मैं एक काम करूं, इस ए में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं। मैंने ए में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊर्जा दी। मुझे पता चला कि जब मैंने 200 ऊर्जा दी तो 200 ऊर्जा देने से ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अगर मैं मूर्ख हूं तो मैं ये बोल दूंगा कि 200 ऊर्जा देने पर ए में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब ए का जो आईपी है, ए का जो आयनन विभव है वो कितना है? 200 है। परंतु अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मेरे में थोड़ी बुद्धि है, तो मैं ये दिमाग लगाऊंगा कि यार डायरेक्ट तो ए में से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता। सबसे पहले तो ये जो ए और बी है इनके बीच का गठबंधन टूटेगा और ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कुछ ऊर्जा इनको अलग करने में जाएगी। मान लो 20 ऊर्जा जो है इन दोनों को अलग करने में चली गई। उसके बाद जो आपका ए है, मान लेते हैं वो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, तो फिर कुछ ऊर्जा लगेगी उसको अलग करने में और ठोस को किस में बदलने में? द्रव में बदलने में। क्योंकि ठोस में परमाणु चिपके हुए होते हैं, जब तक परमाणु थोड़े दूर नहीं होंगे, क्या बहुत दूर नहीं होंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन निकालने का काम आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ठोस से उसको बदलना पड़ेगा द्रव में। मान लेता हूं इस काम में 50 ऊर्जा और खर्च हो गई। फिर इस द्रव को बदलना पड़ेगा गैस में, तब जाकर के मान लो उसमें 50 ऊर्जा और खर्च हो गई। अब जो आपका गैसीय परमाणु है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो अब आप देख लो 50 50 100 और 100 और 120, ये तो फालतू काम में गई और बची हुई ऊर्जा जो थी 80, वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आई। तो एक्चुअल में जो इस क्वेश्चन में आईपी का मान था वो कितना था? 80 था। और अगर अपन इस तरह से इसको बंधित अवस्था में देख रहे थे, अगर हम इसको बंधित अवस्था में देख रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि वैल्यू कितनी है? 200। तो अगर आपको पता लगाना है कि एग्जैक्ट आयनन विभव कितना है, अगर आपको पता लगाना है कि आयनन विभव का वास्तविक मान कितना है, तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप शुरुआत ही यहां से करो। क्योंकि इस जगह से
जो भी ऊर्जा आप देंगे वो केवल इलेक्ट्रॉन निकालने में काम आएगी, फालतू का किसी प्रकार का कोई वेस्ट आपको नहीं देखना पड़ेगा और बाद में वेस्ट को माइनस भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं सबसे पहले तो परमाणु को अलग लीजिए ताकि वो किसी के साथ बंध नहीं बनाए, परमाणु को विलगित लीजिए, परमाणु को आइसोलेटेड लीजिए, परमाणु को सबसे अलग लीजिए। दूसरी बात, परमाणु को गैसीय अवस्था में लीजिए, इसलिए शब्द महत्वपूर्ण है, विलगित गैसीय परमाणु। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनती है, ध्यान से सुनिएगा। किसी परमाणु नहीं बोलना है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के, तबियत पूरी तरह से ठीक नहीं है, थोड़ा कॉपरेट करना। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को नाभिक से के प्रभाव से मुक्त करके बाहर निकालने में, परमाणु को आयनित करने में जो ऊर्जा चाहिए उसे हम आयनन विभव के नाम से जानते हैं, उसे हम आयनन विभव के नाम से जानते हैं। अब बताओ यहां तक मत समझ में आ गया? तो अब आपके पास कोई परमाणु है, उस परमाणु में से आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और आपको पता होगा किसी परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो परमाणु धनावेशित हो जाएगा। इस अभिक्रिया में जो भी ऊर्जा परिवर्तन हुआ वही तो आपका आयनन विभव है, अगर इसको अपन टेक्निकली चेक करें। बस ध्यान रखें कि यह परमाणु किस प्रकार का था, यह परमाणु विलगित गैसीय परमाणु था। अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकल रही है तो डेल्टा एच का साइन होता है नेगेटिव और उसको हम कहते हैं ऊष्मा शेपी प्रकम। क्या बोलते हैं उसको हम? ऊष्मा शेपी प्रकम, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर इस अभिक्रिया को होने के लिए आपने ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट किया है, इस अभिक्रिया को होने के लिए आपने ऊर्जा दी है, तो डेल्टा एच का जो मान है वो होगा पॉजिटिव और उसको हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको अपन? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, या फिर आप इसको बोल सकते हो एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे इसको लाला? एंडोथर्मिक। अब मेरा सवाल आपसे यहां जितने बच्चे क्लास में बैठे, ये प्रक्रिया एक्सो है कि एंडो है? इसमें हमने ऊर्जा दी या इसने खुद ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया? तो देख के साफ समझ में आ रहा है कि नाभिक को तो इससे प्यार है, नाभिक को तो इससे प्यार है, नाभिक नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए, इसलिए हमें ऊर्जा देके उसको बाहर निकालना पड़ा। मतलब अब अगर हम इसको ऊर्जा दे रहे हैं तो ये ऊष्मा शोषी प्रकम है और इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है। तो आईपी की जो वैल्यू होती है, आईपी का जो मान होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये एक एंडोथर्मिक अभिक्रिया है। इसके बारे में आप ये बात हमेशा याद रखेंगे, कभी इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। आगे यहां तक समझ में? आगे बढ़े, चलो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेते हैं अपन। जैसे मान लो आपके पास कोई तत्व है m, आ रहा है मजा? मजा आ रहा है समझने में? बढ़िया, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इस परमाणु में से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। मान लेते हैं ये जो परमाणु है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन ज्यादा है तो m प्लस आ गया। और इसमें जो आपको मेहनत करनी पड़ी, जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ी, वो क्या है? वो IP1 है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगी है वो IP1 है। आपके मन में आया कि यार मेरा अभी मन भर नहीं रहा है, मुझे m प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो m की स्थिति ये थी, m प्लस की स्थिति क्या है? m प्लस में 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ऑलरेडी। आपने कहा नहीं 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 नहीं, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा। अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो अब इसके ऊपर एक और प्लस चार्ज जाएगा, +2, और दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगी वो था IP2। ठीक है यार, बढ़िया है। आपका मन किया नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा मन नहीं भर रहा, मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपने M2 प्लस को ले लिया।
और आपने कहा इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल करके तेरे को M3+ बनाऊंगा। आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाला, वो क्या कहलाएगा? IP3 कहलाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में निकाला है आपने? जब 8 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, उस समय आपने निकाला। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इन तीनों को अगर कंपेयर करें कि IP1, IP2, IP3 को कंपेयर करें कि इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन छोटा है, या तीनों बराबर है, तो आपको किस बेस पर आंसर करना है, जरा उसके बारे में सोचिए। पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है उदासीन परमाणु में से, जहां 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के सामने थे। मान लो आपको कोई ऊर्जा देनी पड़ी, उसका मान IP1 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है धनायन में से। आपको यह बात पुरानी क्लासों में पता चल चुकी है कि धनायन बनने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। तो जब एक उदासीन परमाणु से अपन धनायन की तरफ जाते हैं तो जैफ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश से प्यार था यहां पर, उससे ज्यादा प्यार है यहां पर। और ज्यादा प्यार है तो तुमको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर यहां नाभिक में ऐसी स्थिति है कि 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के प्रति अपना प्यार दे रहे हैं, और तब तुम एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा रहे हो। यहां स्थिति है कि 10 प्रोटॉन का सारा प्यार 9 इलेक्ट्रॉनों पर है, और ज्यादा प्यार मिलेगा बाह्यतम कोश को, तब तुम लेकर के जाना चाह रहे हो, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी स्थिति, अब आप जो स्थिति लेके जा रहे हो उसके अंदर 10 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर तो जैफ पहले की तुलना में और भी ज्यादा है। मोहब्बत बढ़ रही है ना, तो अगर प्रोटॉन की मोहब्बत इलेक्ट्रॉन के प्रति पड़ रही है तो उसको जाने देगा नहीं, जाने देगा नहीं, तो आपको तीसरी बार और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखें कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की जो IP है उसको IP1 कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की IP को IP2 कहते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की IP को IP3 कहते हैं। और हमेशा 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 ध्यान रखना कि IP3 सबसे ज्यादा है, फिर IP2 है, फिर IP1 है। आ गया कंसेप्ट समझ में? ये पहला कंसेप्ट था जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना था। दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। IP की निर्भरता का विचार करते हैं, IP की निर्भरता का अध्ययन करते हैं। एक बात का जवाब दे दोगे मेरे को कि एक परमाणु का आकार इतना बड़ा है और एक परमाणु का आकार इतना बड़ा है, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? इसका आकार छोटा है, पास में है इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक एकदम ऐसे पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, जाने नहीं देंगे तुझे। आई बात समझ? इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन दूर है, तो नाभिक यहां से बैठा बैठा इतनी दूर से इलेक्ट्रॉन को देख रहा है। तो जितना आकार बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। कहने का मतलब यह है कि जो आकार है, साइज, IP उसके विरुद्ध क्रमानुपाती है। दिमाग लगाओ, जितना साइज ज्यादा होगा उतना नाभिक का प्रभाव बाह्यतम कोश पर कम होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। IP का जितना पास रहोगे रिलेशन उतना मजबूत रहेगा, जितना दूर रहोगे डिस्टेंस रिलेशनशिप। हाँ सर, आप समझ में आ गया है ना? अब आ गया तुम्हारा समझ में? मुश्किल होता है संभाल के रखना। पास में हो क्लोज रिलेशनशिप, तो यहां पे इतना प्यार है कि आप तोड़ नहीं पाओगे, मुश्किल रह जाएगी आपको। IP कम होगा अगर साइज कम है तो IP ज्यादा होगा साइज कम है तो, और साइज ज्यादा है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मेंटेन करना मुश्किल है। फोन पे बात करोगे तो उस केस में जो है तीसरा बाजी मार सकता है। समझ गए? वो निकाल। अब तो आ गया होगा तुम्हारे समझ में, ऐसे एग्जाम्पल जल्दी समझ में आते तुम्हारे, नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं IP की निर्भरता जैफ के ऊपर, ये दोनों वैसे कनेक्टेड टॉपिक है। सेकंड का पार्ट ए है ये, और सेकंड का पार्ट बी है, कनेक्टेड है आपस में टॉपिक। मैं आपको बोल रहा हूं कि नाभिक का एक केस में जैफ ज्यादा है, तो IP के बारे में क्या विचार है? IP भी ज्यादा होगा कि कम होगा? समझो, अगर जैफ ज्यादा है
प्यार गहरा है, नाभिक को अपना इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है। तो अगर जेफ ज्यादा है मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव ज्यादा है। अगर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। मतलब जितना ज्यादा जेफ होगा आईपी उतना ही ज्यादा होगा। जितना कम जेफ होगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्यार कम है, जितना जेफ कम होगा उतना आईपी क्या होगा, कम होगा। इन दोनों को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो आप। आपको पता है कि साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है जेफ। साइज बढ़ रहा है तो जेफ क्या होगा, कम हो रहा है। और जेफ और आईपी समानुपाती हैं। अगर जेफ कम हो रहा है तो आईपी भी कम होगा। ऐसे आप इन दोनों को एक साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तीसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। पहला अर्धभरित, दूसरा पूर्ण भरित। कोई भी परमाणु कभी भी यह चीज नहीं चाहेगा कि आप उसके अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ छेड़छाड़ करो। बहुत नाटक करेगा वो आपको इलेक्ट्रॉन देने में। अगर उसके पास एक अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आपका परमाणु बहुत 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 नाटक करेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में। और अगर आपके पास एक पूर्ण भरित, अर्धभरित तो हो ही गया, अगर आपके पास पूर्ण भरित है तो भी वो बहुत 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 नाटक करेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में। बहुत ज्यादा नाटक करेगा, नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। और ऐसे केस में आईपी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो कभी अगर अर्धभरित और पूर्ण भरित कंडीशन दिख रही हो तो वहां पे आईपी ज्यादा होगी। और यही आने वाले समय में, अभी आने वाली क्लास में, इसी क्लास के आगे वाले भाग में अपवाद के रूप में भी नजर आएंगे। क्या कहने का मतलब है, जैसे डी में 5 इलेक्ट्रॉन अर्धभरित कक्षक, डी में 10 आते हैं, 5 हो गए। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो विन्यास आपको देखने को मिल रहे हैं इनको कहते हैं अर्धभरित विन्यास। बहुत तगड़े होते हैं ये। ऐसे आ जाए अपन पूर्ण भरित के ऊपर, तो पूर्ण भरित जैसे कि डी में 10 आते हैं, डी में 10 के 10 हैं। पी में 6 आते हैं, 6 के 6 हैं। एफ में 14 आते हैं, 14 के 14 हैं। तो ये पूर्ण भरित है। ये भी कभी भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये भी अपने अंदर छेड़छाड़ नहीं करने देते, क्योंकि पूर्ण भरित या अर्धभरित इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थायी होते हैं। और अगर ऐसा है तो यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी अच्छे से। चौथी बात, कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि कोश कौन सा है। आपको पता है एस, पी, डी, एफ, इन चारों में नाभिक के सबसे ज्यादा पास में कौन होता है, पता है आपको ये बात? देखो, नाभिक के सबसे ज्यादा पास में होता है एस उपकोश, नाभिक के से थोड़ा दूर होता है पी, नाभिक से और दूर होता है डी, और नाभिक से सबसे दूर कौन होता है, एफ होता है। तो अगर उपकोश में बात करें, जैसे आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि भाई ये बताओ 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है या फिर 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो क्या जवाब दोगे? उसके लिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट ये है कि नाभिक के सबसे ज्यादा पास में होता है एस, नाभिक के सबसे ज्यादा पास में होता है एस, तो एस पर नाभिक का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। पी नाभिक से थोड़ा दूर होता है, यह प्रभाव थोड़ा कम होता है। डी पर नाभिक का प्रभाव और कम होता है, और एफ पर नाभिक का प्रभाव सबसे कम होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कहीं पे आए तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, इसका आईपी सबसे ज्यादा होगा। पी से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है डी की तुलना में, और डी से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एफ की तुलना में। क्योंकि क्यों है, इसका कारण क्या है? जब आप एस को देखते हो तो उसका आकार होता है ऐसा, तो नाभिक को चारों तरफ से वो घेर के रखता है, तो नाभिक हर तरफ से उसको पकड़ के रखता है। पी का जो आकार है वो डंबल के रूप में होता है, तो नाभिक से दूर चला जाता है। डी का आकार डबल डंबल के रूप में होता है, तो वो नाभिक से और दूर चला जाता है। और एफ का आकार तो कॉम्प्लेक्स होता है, वो नाभिक से और भी ज्यादा दूर होता है। तो जितना नाभिक से दूर रहोगे उतना नाभिक का प्रभाव कम होगा, जितना नाभिक का प्रभाव कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इसलिए एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, इसलिए एफ का जो आईपी है वो सबसे कम है। अब मोटी बात में याद रख सकते हो, सिंपल भाषा में, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल
तो आईपी ज्यादा होगा। हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, आईपी कम होगा। ऑलवेज रिमेंबर। ठीक, शुरू करें कहानी, ट्रेंड देखना शुरू करें ग्रुप में और पीरियड में। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर अपन एक वर्ग में, एक आवर्त में ऊपर से नीचे आए और एक वर्ग में लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या होगा समझिएगा। एक वर्ग में, वर्ग बोले तो ग्रुप, आवर्त में, आवर्त बोले तो पीरियड। आराम समझना, कोई जल्दी नहीं है, टॉपिक को कवर करना है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि घास काटनी है। धीरे धीरे समझा रहा हूं अच्छे से। इसका नाभिक का आकार जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। आरजू त्रिपाठी ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। एक्टिव रहो, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो पढ़ाई की चीजें। तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है समझे। जैसे जैसा ऊपर से नीचे आते हैं कोश बढ़ते हैं। सही बात है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोश बढ़ते हैं, कोश बढ़ता है तो आकार बढ़ता है, साइज ऐसे बड़ा होता जाता है। अगर आकार बढ़ता है तो जेफ कम होता है। जैसे आकार बड़ा होता जाएगा, नाभिक का अपने बाह्यतम कोश दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक का उसके ऊपर प्रभाव भी कम होता जाएगा। जेफ कम होगा तो आईपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मोटा मोटा ट्रेंड समझने की कोशिश करो कि ऊपर से नीचे अगर किसी वर्ग में आ रहे हो तो आईपी के मान में क्या होगी, कमी होगी। लॉजिक आपको अच्छे से पता है। किसी आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दायां जाएंगे ऐसे बोलते हैं। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो ग्रुप में ऐसे ही बोलते हैं कि हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो अगर आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाओगे, पता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करेगा। पता है, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करेगा तो जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लिख लो इस ट्रेंड को, लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पर आईपी घटता है। सही है। अब एक्सेप्शन पढ़ना शुरू करते हैं, अपवाद पढ़ना शुरू करते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। करें शुरू। हाइड्रोजन और हीलियम का केस देखते हैं एक बार। अगर हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जा रहे हो तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। अगर आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आईपी बढ़ना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही भी है कि हीलियम का जो आईपी है वो ज्यादा होता है हाइड्रोजन के आईपी से। ठीक है, ये बात एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब अगर अपन चेक करें पॉइंट नंबर सेकंड को, तो स्टार्ट करते हैं लिथियम से और चलते हैं नियोन तक। स्टार्ट करते हैं लिथियम से और चलते हैं नियोन तक। ध्यान समझिएगा, लिथियम शुरू करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बकनॉफ, नी। अब होना क्या चाहिए वो समझिए। आप एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। जब आप किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एक्सपेक्टेशन मतलब हमारा जो, वो बोलते हैं ना कि यार हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारी आशा, आशा बोल सकते हैं क्या? आशा तो होप होता है। चलो एक्सपेक्टेशन लिख रहा हूं इंग्लिश में, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना तो आईपी बढ़ता है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है
इससे ज्यादा इसका होना चाहिए, इससे ज्यादा इसका होना चाहिए, इससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, और सबसे ज्यादा आईपी किसका होना चाहिए, नियॉन का। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब एक्सपेक्टेशन बाद में पूरी करेंगे, पहले अपन इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके चेक करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, कार्बन की 1s2 2s2 2p2, 1s2 लास्ट का लिख दूं केवल, 2s2 2p1, गंदी बात, 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। अब अगर आप इनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो आपको एक अपवाद समझ में आएगा, उसके बारे में आप खुद दिमाग लगा लोगे। अगर हम इस बेरिलियम पे फोकस करें तो ये पूर्ण भरित है, और अगर यहां हम नाइट्रोजन पर फोकस करें तो 2s2 2p3, पी में जाते हैं अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अर्धभरित है। और आप लोग 2 क्लासेस से बहुत अच्छे से बात पढ़ते हुए आ रहे हो कि पूर्ण भरित और अर्धभरित स्थायी होते हैं, पूर्ण भरित और अर्धभरित स्थायी होते हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो यहां पर ट्रेंड थोड़ा सा गड़बड़ होगा। आपको क्या लग रहा था, लिथियम से ज्यादा होगा इसका और इससे ज्यादा होगा बोरोन का। आपको क्या लग रहा था, कार्बन से ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा होगा ऑक्सीजन का। परंतु जब हमने दिमाग लगा करके देखा तो यह बात समझ में आई कि यह पूर्ण भरित है, तो इसका आईपी ज्यादा पाया गया बोरोन की तुलना में। सही बात भी है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपना जब पूर्ण भरित है। और नाइट्रोजन का ज्यादा पाया गया ऑक्सीजन से, और यहां पे इस जगह शिफ्ट देखने को मिला, इस जगह शिफ्ट देखने को, मतलब क्या देखने को मिला, लिथियम से ज्यादा है बोरोन का, बोरोन से ज्यादा पाया गया बेरिलियम का। तो बोरोन और बेरिलियम में यहां पर अपवाद क्यों देखने को मिला, क्योंकि इसका जो विन्यास था वो पूर्ण भरित था, और पूर्ण भरित विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहां पर हमें एक अपवाद देखने को मिला। क्या ये बात समझ में आई आपको। बेरिलियम से ज्यादा बोरोन का हो गया, बोरोन के बाद बोरोन से ज्यादा बेरिलियम का हो गया, फिर कार्बन नॉर्मल। अब कार्बन के बाद कौन आना चाहिए था, नाइट्रोजन, पर कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का है, पर नाइट्रोजन ज्यादा किसका होना चाहिए था, ऑक्सीजन का। यहां कहानी बदल गई, और सबसे ज्यादा जो है आप ये देखेंगे ऑक्सीजन इस तरफ से आ गया, और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो गया। तो होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था नाइट्रोजन से, क्योंकि इधर आने पर आईपी बढ़ रहा है, पर नाइट्रोजन का ज्यादा हो गया ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि नाइट्रोजन आपका अर्धभरित है, हाफ फिल्ड है। उसके बाद आपका फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नियॉन में से, क्योंकि नियॉन भी क्या है, फुल फिल्ड है। तो ये एक्सेप्शन नहीं हुआ, किसके आगे कोई है ही नहीं, तो यही सबसे सबका बाप है, यही सबसे बड़ा है, खत्म बात। तो यहां एक्सेप्शन देखने को मिला आपको, और यहां एक्सेप्शन देखने को मिला। कमेंट करके बताइए दोनों एक्सेप्शन आपको समझ में आए कि नहीं आए। जल्दी बताओ। यस सर, नो प्रॉब्लम श्रीकांत, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बॉय। अगर समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर, देन इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यस सर, समझ में आ गया सर, बढ़िया समझ में आ गया, गुड, ध्यान दो आगे। अब समझ में आ गया तो फिर इसका ऑर्डर तुम खुद लिख के बताओगे जो मैं आगे दे रहा हूं। ये लिख करके बताना आपका काम है। इनका आईपी का ऑर्डर आप खुद लिख करके बताएंगे मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और ये कैसे कर पाएंगे, जब आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तहे दिल से लिखेंगे।
सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो लेफ्ट टू राइट का जनरल ट्रेंड देखते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आईपी बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश कर रहा है, तो जेएफ बढ़ रहा है, तो आईपी बढ़ना चाहिए। ठीक बात है, मतलब इससे ज्यादा आईपी इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इसका 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 इसका, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, होता होगा। पहले एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ हो तो पकड़ सके। सोडियम नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, बाह्यतम कोश का लिख रहा हूं 3s1। ठीक है, मैग्नीशियम बाह्यतम कोश का 3s2, एल्यूमिनियम बाह्यतम कोश का 3s2 3p1, बाह्यतम कोश का 3s2 3p2, बाह्यतम कोश का 3s2 3p3, बाह्यतम कोश का 3s2 3p4, बाह्यतम कोश का 3s2 3p5, बाह्यतम कोश का 3s2 3p6। चलाएं दिमाग, छोटे से दिमाग पे जोर डालें, चलाएं अपना छोटे से दिमाग, चलाओ चलाओ चलाओ, जल्दी चलाओ। पूर्ण भरित और अर्धभरित को ढूंढो, ई रहा पूर्ण भरित, ई रहा अर्धभरित। आपको नहीं लगता पूर्ण भरित और अर्धभरित ज्यादा स्थायी होते हैं? और अगर पूर्ण भरित और अर्धभरित ज्यादा स्थायी हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। तो आपके दिमाग में था कि सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का होगा, पर एल्यूमिनियम से भी ज्यादा पाया गया मैग्नीशियम का। तो यहां पे एक चेंज देखने को मिला एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाली लाइन में, और वो चेंज समझ में आ भी गया कि क्यों देखने को मिला। इससे ज्यादा है सिलिकॉन का। सिलिकॉन के बाद हमने दिमाग लगाया कि सल्फर का फास्फोरस से भी ज्यादा होना चाहिए, पर फास्फोरस का ज्यादा है सल्फर से, क्योंकि इसके पास अर्धभरित है। फिर क्लोरीन पाया गया, और क्लोरीन के बाद सबसे लास्ट में आर्गन। आर्गन का सबसे ज्यादा है क्योंकि ये भी पूर्ण भरित है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये एक्सेप्शन आपको एकदम तहे दिल से पसंद आया होगा। अब आपसे कोई सवाल करे कि आवर्त सारणी में सबसे कम आईपी किसका होता है, क्या जवाब दोगे उसको? अगर कोई आपसे सवाल करे कि यह आवर्त सारणी आपके सामने है, इस आवर्त सारणी में सबसे कम आईपी किसका है, क्या जवाब दोगे उसको आप? हम ढूंढने जा रहे हैं सबसे कम आईपी वाला बंदा। दिमाग चलाओ, बहुत मजा आएगा। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ता है। मतलब इधर से इधर आएंगे तो आईपी बढ़ेगा। आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पे आईपी कम होता है। तो पहली बात तो समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे कम आईपी वाला हमको नीचे मिलेगा। ऐसे अगर यूं चेक करेंगे ऐसे ग्रुप में, तो सबसे कम आईपी वाला हमको नीचे मिलेगा। उसके बाद जब आवर्त को चेक करेंगे तो सबसे कम आईपी वाला हमको लेफ्ट में मिलेगा। तो क्या आप ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप आ रहे हो आईपी बढ़ता जा रहा है, और टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो भी आईपी कम हो रहा है। तो पहली बात तो अगर आपको ग्रुप में चेक करना हो तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आईपी कम हो रहा है। आवर्त में चेक करना है तो आपको लेफ्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में आईपी सबसे कम है। तो सबसे नीचे और सबसे लेफ्ट में कौन है? फ्रेंशियम है। तो फ्रेंशियम की आईपी पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम होती है। ये हुआ कंसेप्ट। परंतु फ्रेंशियम के साथ एक दिक्कत है कि फ्रेंशियम, ये सब जो है इधर वाले, ये रेडियो एक्टिव है। ये दोनों ये रेडियो एक्टिव है। तो फ्रेंशियम अगर रेडियो एक्टिव है तो उसके बाद एक ही बचा सीजियम। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आवर्त सारणी में सबसे कम आईपी किसका होता है, तो सीजियम का होता है। कंसेप्ट आपको पता है, टॉप टू बॉटम आईपी कम होता है और लेफ्ट में सबसे कम रहता है। तो सबसे नीचे और सबसे लेफ्ट में कौन है?
फ्रेंशियम, पर फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, उसको ले नहीं सकते, तो उसके जस्ट ऊपर कौन हुआ, सीजियम। तो सीजियम का आईपी पूरी 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 आवर्त सारणी में सबसे कम होता है। अगर एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न कहीं से आ जाए तो आपके पास जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए और आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से सुनिएगा वो प्रश्न। आपको IP1 और IP2 की तुलना करनी है। क्वेश्चन है, आपको IP1 और IP2 की तुलना करनी है 2 लोगों के लिए, ऑक्सीजन के लिए एंड नाइट्रोजन के लिए। शुरू करें, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है और ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके चेक करते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है, इसका 1s2 2s2 2p4 होता है। सही बात है। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा N+, और अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा O+। और ये 7 पता है ना क्या है, 7 इनका एटॉमिक नंबर है Z। ठीक है, अगर आप इनमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा N+2, और आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा O+2। अब विचार करने वाली बात क्या है, जरा वो समझिए, बहुत मजा आने वाला है। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा, ध्यान सुनना। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो इसकी IP1 है। एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, जो एनर्जी लगती है वो IP2 है। इधर IP1 है, इधर IP2 है। अगर हमसे बोले IP2 बड़ा है कि IP1 बड़ा है, ऑलवेज आप ये बोल सकते हो IP2 बड़ा होगा IP1 से। अगर हमसे पूछे IP2 बड़ा है IP1 बड़ा है, हम बोलेंगे IP2 बड़ा है IP1 से। परंतु हमें इसमें कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमें इसमें कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमें बोल रहा है इन दोनों को कंपेयर करो, और हमें बोल रहा है इन दोनों को कंपेयर करो। क्वेश्चन को सही से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं समझा, आपका गेम खत्म। इस IP1 और इस IP2 को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन नहीं बोल रहा आपको, उसको पता है IP2 बड़ा है IP1 से, इधर भी IP2 बड़ा है IP1 से। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना किसी तत्व में से आसान होता है, दूसरा निकालना मुश्किल होता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। कारण आप जानते हो इसका, पहले स्टार्टिंग में भाई यहाँ पे अभी 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अभी 7 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, मुश्किल हो गया। और पहले की तुलना में यहाँ पे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसकी IP2 इसकी IP1 कंपेयर करें, हमेशा IP2 ज्यादा आएगी, इसकी IP2 इसकी IP1 कंपेयर करें, हमेशा IP2 ज्यादा आएगी। बात ये नहीं हो रही, बात हो रही है आपस में कंपेयर करो, बात हो रही है आपस में कंपेयर करो। हमें बताना है कि IP1 ऑफ नाइट्रोजन और IP1 ऑफ ऑक्सीजन को कंपेयर करना है। हमें IP2 ऑफ नाइट्रोजन और IP2 ऑफ ऑक्सीजन को कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, आंसर मिल जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2p3, अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका नहीं है ऐसा, 2p4 है, अर्धभरित नहीं है। तो इसका है अर्धभरित, p में 6 आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन बोलेगा मेरा अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैं इलेक्ट्रॉन निकलने दूंगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में नाटक करेगा, और इसकी तुलना में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा,
क्योंकि वो बोलेगा 2p4 है, ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहता क्योंकि उसका अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि बहुत 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 स्थायी है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकाल देगा क्योंकि उसके पास अर्धभरित नहीं है, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है उसके पास जिससे कि उसको कोई दिक्कत हो। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है नाइट्रोजन में से एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब आते हैं दूसरे वाले पे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश में है 2p2 और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में है 2p3। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो O+ बना है अब वो अर्धभरित है। तो O+ बोलेगा नहीं, अब नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन। इसने इसके पास गए, इसने कहा इलेक्ट्रॉन ले जाओ मेरे में से, क्योंकि मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो मुझे मिल जाएगा अर्धभरित, मैं स्थायी हो जाऊंगा। तो ये अस्थायी से स्थायी हो रहा है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसका IP1 कम आ रहा है। नाइट्रोजन मना कर रहा है, नहीं जाने दूंगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि मैं पहले से स्टेबल हूं, इसलिए यहां पे IP1 ज्यादा आ रहा है। दोनों कंपेयर कर रहे हैं। अब स्थिति उल्टी हो चुकी है। अब नाइट्रोजन बोल रहा है बाढ़ में जान दो साला, तुमने एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे अंदर से निकाल ही दिया है, अब तुमको एक और ले जाना हो ले जाओ, भागो यहां से। ऑक्सीजन कहेगा अब नहीं दूंगा, अब मेरे पास अर्धभरित वाली स्थिति है, तो अब मैं सस्ते में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालूंगा। अगर यहां तक लेके जाना चाहते हो, मेरे को ज्यादा पैसा मांगता है, मेरे को ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो इस रीजन से अब IP2 के खेल में ऑक्सीजन की जीत होगी और IP2 के खेल में ऑक्सीजन जीतेगा। कमेंट करो मजा आया क्या, जल्दी से। हाँ जी, आ गया समझ में, मजा आया, कोई बढ़िया सीखा। अरे ऐसे टॉपिक पढ़ के निकल जाओगे तो फिर क्या मजा आएगा यार। ऐसे बहुत लोग आ जाएंगे, चैनल बढ़ा देंगे तुम्हारे को, IP क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे कम हो जाता है, लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट तो यहाँ है। नाइट्रोजन ने कैसे रंग बदला, ऑक्सीजन ने कैसे रंग बदला। स्टार्टिंग में नाइट्रोजन ने कहा दूंगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने कहा ले जा ले जा ले जा। बाद में नाइट्रोजन बोल रहा है बाहर में जाओ, ऑक्सीजन कह रहा है मैं नहीं दूंगा। समझ रहे हो फर्क कैसे आ रहा है नेचर में, क्यों फर्क आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका रीजन है। बढ़िया क्लियर है। ऐसे टॉपिक बढ़िया से समझ में आ जाता है तो उसी वक्त क्या है, चैनल को लाइक कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और वीडियो खत्म होती है उसको शेयर कर देना चाहिए व्हाट्सएप पे। भाई हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो शेयर करते हैं ना, उसको करो फिर शेयर। बढ़िया। पक्का। सही है ना बात। हम्म। सही है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देकर के छोड़ रहा हूं, इसी तर्ज पर एक प्रश्न है आपके लिए। IP1 एंड IP2 की तुलना करनी है। IP1 और IP2 की तुलना। सर हमको भी चाहिए टी शर्ट, तो जाओ इंस्टाग्राम पे पार्टिसिपेट करो, एक गिव अवे होने वाला है बहुत जल्दी, मिल जाएगी टी शर्ट। IP1 और IP2 की तुलना करनी है। किसके लिए करनी है, दो लोगों के लिए करनी है, क्रोमियम और मैग्नीज के लिए। यह आपका होमवर्क है, कल की क्लास में आते ही मेरे को याद दिलाना कि सर आपने एक क्वेश्चन दिया था, इसको सॉल्व करवा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, और इसकी तुलना करते वक्त जरा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी थोड़ा अजीब सा होता है, जो अपन पुरानी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन S में से लेकर के खुद को हाफ फील्ड कर लेता है, तो उसी हिसाब से सोचना। मैग्नीज के बारे में भी सोचना और मुझे बताना कि आपका आंसर क्या रहा है। एक और बात विशेष है बेटा कि ये अच्छे समझ में आ गया आपको, एक बार फिर से क्लियर कर दूं, वंस मोर, काफी बच्चे बोल रहे हैं। अभी आप जब इस पे गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि P अर्धभरित है, तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो IP ज्यादा आएगा। मैंने बता तो दिया, देखो मोटी बात लिखता हूं ना, तुम लोग उसको हल्के में लेते हो। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, IP ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, IP कम, इस बात को ध्यान रखो।
ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये अर्धवरित है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, आईपी ज्यादा आएगा इसकी तुलना में। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये इसका अर्धभरित वाला सिस्टम गया, इसके पास अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसका आईपी2 ज्यादा आएगा इसके आईपी2 की तुलना में। सही है ऐसे। तो मिलेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत पसंद आया है और आपको बस एक ही काम करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के आज एक अच्छा होमवर्क करो। कमेंट सेक्शन में जाकर के जो आपने सीखा है उसको आपको लिखना है। कोई भी एक अपवाद, चाहे तो ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, कोई भी एक या दो अपवाद आपको कमेंट सेक्शन में विथ रीजन लिखने हैं। मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने होमवर्क किया है। कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको ये काम करना है। बैच ज्वाइन नहीं किया ना अभी तक, नहीं किया ना, तो आपको बैच ज्वाइन करना है, उसके नीचे कॉल करना है। कॉल करके आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप किस प्रकार से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से बेनिफिट्स हैं बैच के अंदर जो आपको बता दिए जाएंगे। और हाँ, टी शर्ट के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखना है। इंस्टाग्राम पे जैसे ही एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोवर्स हो जाएंगे, टी शर्ट्स का गिव अवे होगा और जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो बाबा जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त पढ़ाई करते रहो। और हाँ, एक और टेस्ट, इस संडे को जो बच्चा टेस्ट में टॉप करेगा, इस सैटरडे को टेस्ट है आपका, इस सैटरडे को आपका टेस्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। उसमें जो भी बच्चा टॉप करेगा उसको ये टी शर्ट हमारी तरफ से दी जाएगी। तो आप सभी लोगों को मेहनत करनी है और सभी बच्चों को जो है टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में केमिस्ट्री में जितना भी पढ़ा दूंगा वो सारा आएगा। बाय बाय, जय हिंद। लाइक कर देना याद से।